कल की 2898 एडी मूवी देखने के बाद भी इसकी स्टोरी समझ नहीं आई या फिर इसके स्टोरी को लेकर के कुछ डाउट्स रह गए हैं मन में। तो वैसे लोगों के लिए आज के इस वीडियो में मैं इस मूवी के स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी स्पॉइलर वार्निंग के। तो मूवी महाभारत के टाइम में स्टार्ट होती है, जहाँ अपने पिता के मृत्यु के वजह से गुस्से में आकर अश्वत्थामा अभिमन्यु के पुत्र को गर्भ में ही मार देते हैं। और जब श्री कृष्ण उनसे मिलने जाते हैं तो वो उन्हें खुद को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उनको कलयुग के अंत तक जीवित रहने का श्राप देते हैं और बोलते हैं कि आज तुम भले ही मुझे मारना चाहते हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तुम ही मेरी रक्षा करोगे। जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा तो मैं कल की अवतार लूंगा और जब मुझे जन्म लेने से रोका जाएगा तो तुम ही मेरी रक्षा करोगे। और इतना कह के वो उनके माथे पर लगी उस मणि को निकाल लेते हैं। मूवी 6000 साल आगे यानी 2898 एडी में शिफ्ट होती है, जहां काशी शहर दिखाया जाता है। यहाँ पर जीवन जीने के सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नाम की एक जगह है जहाँ पर अमीर लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। काशी में रोमी नाम का एक व्यक्ति शंभाला से आता है और मृणाल ठाकुर से मिलता है, जो कि प्रेग्नेंट थी और वो उसे चेक करना चाहता था कि क्या ये वही लेडी है जिसके गर्भ से भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। रोमी के पास एक मणि थी जिसे वो मृणाल के पेट के पास ले जाता है। अगर उस मणि से लाइट आने लगती तो ये वही लेडी है, लेकिन सैडली ऐसा नहीं होता है। तभी वहाँ कॉम्प्लेक्स के सोल्जर्स आ जाते हैं और सभी वहाँ से भागने लगते हैं। इसी भागम भाग में मणि राया नाम के एक बच्चे को मिल जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। सोल्जर्स रोमी और मृणाल को कमांडर मानस के सामने पेश करते हैं। मानस रोमी से संभाला का एड्रेस पूछने लगता है, लेकिन जब वो नहीं बताता है तो वो उसे मार देता है। वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि मृणाल को लैब में ले जाए, लेकिन जब वो जाने से मना कर देती है तो वो उसे भी मार देता है। लैब में वो सारी फर्टाइल लड़कियों को रखते थे और उन्हें टेक्नोलॉजी की मदद से प्रेग्नेंट करते थे और उनके पेट से एक सीरम एक्सट्रैक्ट करते थे, लेकिन इस प्रोसेस में कोई भी लड़की 91 डेज से ज्यादा प्रेग्नेंट नहीं रह पाती थी। इसी वजह से सीरम अच्छे से बन नहीं पा रहा था, क्योंकि सुप्रीम लीडर यास्किन चाहता था कि सीरम कम से कम 120 डे प्रेग्नेंट लेडी का तो हो ही। मानस उस 91 डे प्रेग्नेंट लेडी के सीरम को लेकर के सुप्रीम लीडर यास्किन के पास जाता है, जो कि 200 सालों से जिंदा था, जिसके लिए वो कम्प्लीटली उस सीरम पर डिपेंडेंट था। प्लस उसके बॉडी से बहुत सारी वायर्स अटैच थी जो कि उसको जिंदा रहने में हेल्प करती थी। वहीं दूसरी तरफ मणि जिस बच्चे को मिली थी राया, वो गार्ड से बचते हुए एक गुफा में चला जाता है, जहां अश्वत्थामा ध्यान लगा करके बैठे हुए थे। वो राया को उन गार्ड से बचाते हैं और अपने बारे में बताते हैं कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है कॉम्प्लेक्स में और हम देखते हैं कि दीपिका 150 डेज से प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात वहाँ किसी को भी पता नहीं रहता है। एक्चुअली वो भी उस सीरम एक्सट्रैक्शन प्रोग्राम की पार्ट थी, लेकिन उसके बच्चे के बारे में किसी को भी पता नहीं था और इसीलिए उसे और उसकी जैसी और भी लड़कियों को उन लड़कियों की सेवा करने के लिए रखा गया था जो कि प्रेग्नेंट थी। ये बात किसी तरह से वहाँ एक गार्ड को पता चल जाता है और वो उसे पकड़कर उसके अंदर से सीरम एक्सट्रैक्ट करने लगता है और तभी पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। चारों तरफ अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं, सारे मशीन्स काम करने बंद कर देते हैं और वहीं अश्वत्थामा देखते हैं कि राया ने अपने कमर पर एक मणि बांध रखी है जो कि ग्लो कर रहा है। ये वही मणि थी जिसको श्री कृष्ण ने महाभारत के टाइम अश्वत्थामा से ले लिया था। अश्वत्थामा उस मणि को लेकर के वापस अपने सर पर लगा लेते हैं और दीपिका को बचाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दीपिका कॉम्प्लेक्स से जैसे तैसे करके भागने में सक्सेसफुल हो जाती है और उसमें उसकी हेल्प करती है एक जासूस जो कि संभाला से थी और कॉम्प्लेक्स में ना जाने कब से छुप करके रह रही थी। वो दीपिका को भागने में मदद करती है और संभाला के लोगों को बुला भी देती है, जो कि उसे लेकर के वहां से चले जाते हैं। तभी कॉम्प्लेक्स दीपिका के ऊपर 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी रखता है, जिसके वजह से दुनिया भर के सारे बाउंटी हंटर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिनमें एक नाम भैरवा का भी था। और इसके बाद हमें यहाँ बहुत सारा एक्शन देखने को मिलता है। पहले संभाला वासी वर्सेस कॉम्प्लेक्स और बाउंटी हंटर्स के बीच में, फिर अश्वत्थामा वर्सेस भैरवा भी हमें देखने को मिलता है। एंड ये मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन था। अश्वत्थामा वर्सेस भैरवा को देख करके सच में गूज़बम्स आ जाते हैं। लास्ट में भैरवा हार जाता है और अश्वत्थामा उसकी कार बुज्जी को भी तोड़ देते हैं। फिर वो सभी संभाला के लिए चले जाते हैं और सुमति के संभाला में जाते ही वहाँ बारिश होने लगती है। ये बात इस तरफ इशारा करती है कि उसके पेट से ही कल की भगवान अवतार लेने वाले हैं। इन सब के बीच में राया हमेशा अश्वत्थामा के साथ ही था, तो वो उनसे बोलता है कि उन्हें अब ये लाठी फेंक देनी चाहिए। तो वो बताते हैं कि इस लाठी के साथ उनका एक इमोशनल एंगल भी जुड़ा हुआ है। आज भले ही वो सिर्फ एक लाठी है, लेकिन एक टाइम पर उनके मित्र कर्ण का ये धनुष हुआ करता था,
जिसकी शक्तियां तभी एक्टिवेट होती थी जब कर्ण उसे अपने हाथ में लेते थे। लेकिन क्योंकि अब कर्ण इस दुनिया में नहीं रहे तो इसके अंदर कोई शक्तियां भी नहीं हैं। उधर दूसरी तरफ भैरवा बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और वापस अपने घर जाता है। भैरवा ने संभाला के एक रेबल को अपने पास कैद करके रखा था और उसे कॉम्प्लेक्स को दे करके वो उसके बदले में यूनिट्स लेने वाला था। लेकिन क्योंकि वो रेबल भैरवा का बहुत ही बड़ा फैन था तो उसने उसे अपने पास रख लिया था। तो इस तरह से भैरवा को हारा हुआ देख करके वो रेबल बोलता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे फाइटर हो, तुम्हें संभाला चलना चाहिए और रेबल्स के साइड से कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट फाइट करना चाहिए, जिससे कि वो एग्री कर जाता है और उसके साथ संभाला के लिए चल जाता है। लेकिन ये भैरवा की एक चाल थी, क्योंकि उसने पहले ही कैप्टन मानस के साथ डील कर लिया था कि वो सुमति को लेकर के आएगा और उसके बदले में उसे कॉम्प्लेक्स में एंट्री चाहिए। संभाला पहुंचकर वो दोबारा अश्वत्थामा से फाइट करने लगता है, लेकिन इस बार सच में वो अश्वत्थामा को टक्कर दे पा रहा था, क्योंकि उसने बुज्जी को पहले से और भी ज्यादा अपग्रेड कर दिया था। और तभी वहां कैप्टन मानस भी आ जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पर हमें एक बहुत ही क्रेजी फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसमें एक ऐसा मोमेंट आता है जहां सुमति ऊंचाई से गिरने लगती है और अश्वत्थामा भी उसे नहीं बचाते हैं। तब भैरवा बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने के लिए जंप कर जाता है। भैरवा सुमति को पकड़ता है और अश्वत्थामा भैरवा को पकड़ते हैं और इस तरह से दोनों मिल करके सुमति को बचा लेते हैं, जिसके बाद अश्वत्थामा भैरवा को एक पंच मार करके उसे बेहोश कर देते हैं। तभी कैप्टन मानस अश्वत्थामा को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जाल में पकड़ लेता है, जिसके वजह से वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे और वो सुमति को लेकर के वहां से जाने लगता है। तभी एक पत्ता आकर के अश्वत्थामा के उस लाठी पर गिरता है और वो लाठी भैरवा के हाथ में जाकर के लग जाती है, जिसके बाद वो लाठी एक्टिवेट हो जाती है और भैरवा के अंदर कर्ण की तरह पावर्स आ जाते हैं, जिसके बाद वो कैप्टन मानस को मार देता है और सुमति को बचाता है। तभी बुज्जी उसे आवाज देती है और वो पूरी तरह से होश में आता है। उसे कुछ भी याद नहीं था कि जस्ट अभी अभी उसके साथ ये हुआ क्या। वो सुमति को लेकर के वहां से भाग जाता है। राया अश्वत्थामा से पूछता है कि ये आखिर था कौन, तो वो बताते हैं कि ये कर्ण है और साथ ही साथ महाभारत का एक किस्सा भी उसे सुनाते हैं कि जब अर्जुन अश्वत्थामा को मारने वाले थे तभी कर्ण वहां आकर के उन्हें बचा लेते हैं और फिर उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। जब कर्ण अर्जुन के ऊपर बाण चलाते हैं तो उनका रथ 2 कदम पीछे चला जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण उनकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस रथ को पीछे किया था जिसे अग्निदेव ने प्रदान किया था। साथ ही साथ उस रथ पर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण खुद विराजमान थे और झंडे पर हनुमान जी भी थे। तो ये कोई आम योद्धा नहीं थे। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन इसके बाद मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन भी है, जहां हमें पता चलता है कि सुमति के बॉडी से एक बूंद सीरम एक्सट्रैक्ट हो गया था, जिसको इंजेक्ट करने के बाद यास्किन पूरी तरह से हील कर लेता है। वो पूरी तरह से जवान हो जाता है, उसकी बॉडी बिल्कुल बन जाती है और वो बोलता है कि अब वो खुद सुमति को लेने जाएगा। एंड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन कमेंट करके बताना। मिलते हैं जल्दी को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।